ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। आज अपन सॉल्व करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के क्वेश्चन। ठीक है, मैंने अप्रोक्स 10 क्वेश्चन अपलोड किए थे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न से रिलेटेड। चलो उनको देख लेते हैं और ये भी चेक कर लेते हैं कितनों ने कितना सही किया है। सबसे पहले आपको जाना है सर्च आइकन पे, आपको लिखना है मेरे चैनल का नाम, देन आपको मेरा चैनल ओपन होगा। फिर अपन को आना है कम्युनिटी टैब में, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन पोस्ट कर रखे हैं। अब देखो मैंने क्वेश्चन किस तरह से पोस्ट कर रखे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है टॉपिक का नाम, फिर क्वेश्चन नंबर और फिर आपका क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। ये टॉपिक का नाम और क्वेश्चन नंबर इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने में आसानी हो। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अपन आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ऐसी कौन सी कंडीशन है जब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो मिक्स हो जाता है? ऐसी कौन सी कंडीशन है? तो आपको पता होना चाहिए, वो है प्रोफेज। ठीक है, जिसने सेल साइकिल सेल डिवीजन अच्छे से करा होगा उसके लिए बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है कि प्रोफेज में जो है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटिड कौन सी स्टेज में विजिबल होता है? तो देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, अर्ली प्रोफेज, मेटाफेज, लेट प्रोफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो जिसने ये लेक्चर देखा होगा मेरा तो इजीली कर देगा कि आंसर है लेट प्रोफेज, जिसमें क्रोमेटिड जो है विजिबल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है क्रोमेटिड। इस पे ये जो होता है ये होता है क्रोमेटिड, ये इस पे यहाँ पर। ठीक है, तो क्रोमेटिड विजिबल हो जाता है लेट प्रोफेज की कंडीशन में। इतना आपको याद रखना है। लेक्चर देख लेना एक बार ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाए, फिर क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में? ई आर गोल्जी बॉडी रीअपियर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने रीअपियर, ना कि मैंने लिखा हुआ है डिसअपियर। ध्यान से पढ़ना है इसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी जो है रीअपियर हो रही है, मतलब वापस आ रही है। देखो ध्यान से सुनो, ई आर गोल्जी बॉडी, डिसअपियर मतलब गायब। गायब कब होती है? प्रोफेज की कंडीशन में। ठीक है, और वापस कब आती है? टीलोफेज की कंडीशन में। और यहाँ पे पूछा है ई आर गोल्जी बॉडी वापस आ रही है, तो किस कंडीशन में आएगी? टी मतलब टीलोफेज की कंडीशन में। तो देखो टीलोफेज कहाँ पे है? ये रहा। देखो 80% बच्चों का जवाब सही है, आंसर है टीलोफेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच विथ काइनेटोकोर। ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं? अब जिसने लेक्चर देखा होगा उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। लैप्टोटिन बिल्कुल नहीं हो सकता, समझ रहे हो आप, क्योंकि लास्ट कंडीशन है ये। ठीक है, लेट प्रोफेज नहीं, इसमें तो क्रोमेटिड विजिबल होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म हाइटोप्लाज्म मिक्स होता है, ये भी नहीं। अब देखो पहला ऑप्शन है मेटाफेज और लास्ट ऑप्शन है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका आंसर जाएगा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो है काइनेटोकोर से कब अटैच हो जाते हैं? जब मेटाफेज आने वाला होता है तभी अटैच हो जाते हैं। ठीक है, मेटाफेज आने का इंतजार नहीं करते, जब आने वाला होता है तभी अटैच हो जाते हैं। तो देखो मैंने फर्स्ट ऑप्शन इसलिए मेटाफेज रखा था क्योंकि बच्चे डायरेक्ट टिक कर देंगे मेटाफेज, क्योंकि आंसर तो मेटाफेज ही जाएगा। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ट्रांजिशन टू मेटाफेज और यहाँ कोई और ऑप्शन होता तो आंसर 100% यही जाता। पर यहाँ पे लिखा है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज आने वाला है और जिस कंडीशन में मेटाफेज आएगा उसी दौरान क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो है काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जाएगा लास्ट आंसर ट्रांजिशन टू मेटाफेज, जो कि 29% बच्चों का आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे पूछा है क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे आ जाएंगे कुछ इस तरह से, आपने लेक्चर में देखा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से इक्वेटर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन है? तो चलो एक बार देख लेते हैं। जाइगोटिन बिल्कुल नहीं, ये तो मियोसिस में होता है। एनाफेज नहीं। ठीक है, अब मेटाफेज या फिर ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो हमने देखा ट्रांजिशन टू मेटाफेज में तो क्या हो रहा था? अटैचमेंट हो रहा था, मतलब इक्वेटर पे आने में टाइम लगेगा। और इक्वेटर पे कब आएगा? जब मेटाफेज आ चुका होगा। तो आंसर जाएगा फर्स्ट मेटाफेज। ठीक है, 80% बच्चों का जवाब सही है। और अगर किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आंसर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और उससे पहले लेक्चर देख लो ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जी नोट स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मेटाबॉलिकली नॉट एक्टिव। देखो जी नोट स्टेट जो होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अच्छा, आपको सिर्फ मैंने लिखा हुआ है जी नोट स्टेज, अब ये नहीं पूछा आपको करेक्ट बताना है इनकरेक्ट बताना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा करेक्ट ही बताना होता है। अगर मैंने इनकरेक्ट पूछना होता तो मैं मेंशन करता कि इनकरेक्ट बताओ, पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको करेक्ट ऑप्शन पे जाना है।
तो देखो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जी नॉट स्टेज जो होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ठीक है। तो ये नॉट एक्टिव है, तो ये तो गलत हो गया। मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहती है पर लॉन्गर प्रोलिफरेट मतलब ज़्यादा फैलाव नहीं रहता है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, कैन नॉट डिवाइड। अरे भाई सेल है तो डिवाइड तो करेगी, ठीक है। तो कैन नॉट डिवाइड तो बिल्कुल गलत है। हर्ट सेल इज टेम्पररी, नहीं भाई, हर्ट सेल जो होती है वो परमानेंट जी नॉट स्टेज में होती है। ये डिवाइड करती है जब रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सीधी सी बात है, ये डिवाइड करती है जब रिक्वायरमेंट होती है। ये जो है परमानेंट, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट ही जी नॉट स्टेज में होती है हर्ट सेल, और ये डिवाइड भी करती है, ठीक है। पर यहाँ लिखा है कैन नॉट, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत क्योंकि यहाँ टेम्परेरी लिखा है, ये भी गलत क्योंकि यहाँ नॉट एक्टिव लिखा है जबकि ये एक्टिव होती है। आंसर जाएगा सेकेंड, ठीक है। 86% बच्चों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राड आर क्लियरली विजिबल। तो देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, मेटाफेज नहीं क्योंकि ये मियोसिस की बात हो रही है, टेट्राड वहाँ फॉर्मेशन हो रहे थे। टीलोफेज नहीं, तो ये तो माइटोसिस वाले हो गए। मेटाफेज टीलोफेज तो इनको काट ही दो क्योंकि अपन देखने वाले हैं टेट्राड के बारे में। अब देखो यहाँ पे दो है, एक तो लैप्टोटिन और एक पेकाइटिन। लैप्टोटिन बुकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है और मियोसिस की प्रोफेज की फर्स्ट स्टेप है। और अपने को पूछा है टेट्राड क्लियरली विजिबल, तो टेट्राड क्लियरली विजिबल होते हैं पेकाइटिन में, तो आंसर जाएगा फर्स्ट, ठीक है। 44 बच्चों का आंसर, 44% बच्चों का आंसर सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स। देखो ये बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स जो है कब डिसोल्व होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डिप्लोटिन, फिर है पेकाइटिन, फिर है जाइगोटिन, फिर है मेटाफेज। तो इसके लिए आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए मियोसिस 1 में प्रोफेज में 5 स्टेप है, लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो डिसोल्यूशन कब होता है सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स का, जब मेटाफेज आने वाला होता है, ठीक है। तो लेप्टोटिन में नहीं, जाइगोटिन में नहीं, पेकाइटिन में नहीं, अप्रोक्स डिप्लोटिन में। इस कंडीशन में क्या होता है, सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स जो कि फॉर्म होता है वो डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आंसर जाएगा डिप्लोटिन। देखो 71% का सही है आंसर, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर। कौन सा एंजाइम क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व होता है और किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रिकॉम्बिनेस एंजाइम एट पेकाइटिन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफरेज एंजाइम एट जाइगोटिन। तीसरा ऑप्शन है रिकॉम्बिनेंट एंजाइम एट पेकाइटिन, और चौथा है ट्रांसफरेज एंजाइम एट पेकाइटिन। तो देखो मेरी बात सुनो, ट्रांसफरेज बिल्कुल नहीं होने वाला। मैंने ट्रांसफरेज क्यों लिखा, क्योंकि आप सोचोगे ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफरेज का मतलब, और क्रॉसिंग ओवर में ट्रांसफर ही होता है इसलिए ट्रांसफरेज। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई नहीं सोचने वाला, ठीक है। सोचना मत, आप गलत हो जाओगे। नहीं तो आपको ये बात ध्यान रखना है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम होगा, क्योंकि एंजाइम वही होता है जिसके पीछे एएसी लगता है। ज़्यादातर एंजाइम के पीछे एएसी लगता है, जैसे अमाइलेज, लाइपेज, ठीक है, प्रोटीएज, न्यूक्लियस, एटीपेज। तो मैक्सिमम एंजाइम के पीछे एएसी लग जाता है। अब देखो रिकॉम्बिनेस एंजाइम है और पेकाइटिन की कंडीशन में जो है क्रॉसिंग ओवर होता है। और कई शूरवीर होते हैं जो सोचते हैं कि यार सेम नेम लग रहा है और थर्ड ऑप्शन है, हो सकता है हमें फंसाने के लिए डाला हो, तो फर्स्ट गलत है थर्ड सही है। ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आंसर फर्स्ट जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 91% का सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले देखो यहाँ पे ट्रांसफरेज भी लगाया बच्चों ने, तो ध्यान रखो, वो होता है इसलिए मैंने लिखा हुआ है। क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताना है किसके बीच में होती है। चलो एक बार ऑप्शन पढ़ के देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड, फिर लिखा है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, फिर लिखा है होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, और फिर लिखा है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ओनली। अगर ये चारों ऑप्शन कोई पढ़े तो एक बार में कंफ्यूज भी हो जाए जिसको लेक्चर क्लियर नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, ध्यान रखना, होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलोगे, होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है, आंसर जाएगा थर्ड, ठीक है। देखो इसलिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन ये डाला होमोलोगस क्रोमोसोम, और बच्चे देखते ही नहीं पीछे नॉन सिस्टर लिखा है या सिस्टर, सिस्टर क्रोमेटिड पे ही बच्चों ने टिक कर दिया। तो ध्यान से टिक करा करो। 15 वोटिंग है जिसमें 47% का आंसर ये है, देख लो आप खुद।
ठीक है। और ये 33 इसलिए हुआ है क्योंकि अभी मैंने टिक कर दिया इसको, वरना ये रेशियो और कम रहता। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू। मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा कंप्लीट करना है। बने रहिए, जुड़े रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अभी तो क्लास 11 की बायोलॉजी चल रही है, बहुत जल्द क्लास 11 की केमिस्ट्री, क्लास 12 की बायोलॉजी और क्लास 12 की केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा, साथ में उनके सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो नीट तक अपन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू।